यहाँ नेपाल में जो है, जो नया संविधान बनाया गया संविधान सभा के जरिए, उसमें इन लोगों ने क्लस्टर कायम किया। तो ये खस आर्य का मतलब शासन प्रशासन न्यायालय और सुरक्षा निकाय अंग जितने हैं और कूटनीतिक नियोग, इस सब में जो है इन लोगों का कब्जा है। ये जो है प्रशासन और न्यायालय और सुरक्षा निकाय, सब में इन लोगों का कब्जा है। पूरा का पूरा ब्राह्मण क्षेत्रीय इसमें जो है कब्जा करके बैठा हुआ है। आंदोलन में सबका सब है। मरने वाले में ज्यादातर जो है गैर ब्राह्मण मरता है। मगर क्या है ना, उस कुर्सी पर जाने का जब अवस्था है तो ब्राह्मण क्षेत्र का कब्जा हो जाता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान नेपाल से जुड़े हुए हैं, बहुजन समाज से हैं, बीएसपी के नेता भी हैं। नेपाल में जातिवाद के क्या हालात हैं वो आपको उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि भारत में मीडिया, जो यहाँ की मनुवादी मीडिया है, वो बता रही है कि वहाँ खस आर 30%, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है। और क्या ये प्रोटेस्ट हिंदू राष्ट्र के लिए है या जेड जेन जो है वो लोकतंत्र चाहता है? सर, अपना परिचय दीजिए जरा। मेरा नाम गंगा प्रसाद महरा है, मैं नेपाल से हूँ। हम्म। और मैं बहुजन समाज का मूवमेंट चला रहा हूँ नेपाल में। हम्म। बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, जितने भी हमारे बहुजन समाज के महापुरुष लोग हैं, उन सभी लोगों का हमारे नेपाल में जो है हम लोगों ने पार्टी के जरिए विचारधारा को प्रचार प्रसार कर रहे हैं नेपाल में। हम्म। तो क्या है समझ, वहां वहां क्या एक ही दो ही जाति का वर्चस्व है नेपाल में, बाकी लोगों को जगह नहीं है सिस्टम में? सिर्फ ब्राह्मण और और क्षत्रिय, जिसको खास आर कहा जाता है, खस आर। यहाँ नेपाल में जो है संविधान, जो नया संविधान बनाया गया संविधान सभा के जरिए, उसमें इन लोगों ने क्लस्टर कायम किया। उसमें 6 क्लस्टर है। तो उसमें है एक खस आर्य कह करके क्लस्टर बनाया है। हम्म। तो उसमें आपको ये ब्राह्मण और क्षेत्री मतलब मिल करके खस आर्य कहा गया है। इसका नेपाल का जो संविधान बनाया उसमें, तो ये खस आर्य का मतलब शासन प्रशासन न्यायालय और सुरक्षा निकाय अंग जितने हैं और कूटनीतिक नियोग, इस सब में जो है इन लोगों का कब्जा है। नेपाल में आपको 77 डिस्ट्रिक्ट है। 77 डिस्ट्रिक्ट में आपको बता दूं कि 77 कि आपका यहाँ नेपाल में सीडीओ है जिला का, उधर आपका डीएम होता है। तो वैसे मान लीजिए नेपाल में 77 जिला का सीडीओ, 77 जिला का न्यायाधीश और 77 जिला का पुलिस प्रमुख, ये जितने भी है, ये जो है प्रशासन और न्यायालय और सुरक्षा निकाय, सब में इन लोगों का कब्जा है। हमारा जो है इसमें कोई भागीदारी नहीं है। जबकि हम लोग जनसंख्या में 50% है। पहाड़ी और मधेसी कह करके यहाँ दो भाग में बांटा गया है। जैसे कि काला गोरा समझ लीजिए इसको, मधेसी और पहाड़ी को। मतलब आसान तरीका से समझने के लिए, तो हम लोग मतलब 51% है, ये लोग 49% है। लेकिन सबका सब जो है सीट पर इन्हीं लोगों का कब्जा है। मान लीजिए पूरा का पूरा ब्राह्मण क्षेत्रीय इसमें जो है कब्जा करके बैठा हुआ है। और नेपाल में जितना मधेसी मूवमेंट भी चला था, तो उसके बाद भी मधेसी लोगों को थोड़ा सा लिया गया। तो लिया गया तो किसको लिया गया? वो मधेसी ब्राह्मणों को लिया गया, है ना। मधेसी ब्राह्मणों को लिया गया उसमें। मधेसी उन्हीं लोगों को कहा गया। और हम लोगों को क्या है, क्लस्टर में बांट दिया। जैसे कि दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, ऐसे करके बांट दिया। ये क्लस्टर में हम लोग बट गए। और मधेसी का कोटा जो है मधेसी ब्राह्मणों को दिया गया। और इधर जो है ये लोग ये है। तो मतलब मिला जुला पार्टी करके देश भर पार्टी का ब्राह्मण जो है। पार्टी वहां लेफ्ट, वामपंथी हो या कांग्रेस आई हो या कोई पार्टी हो, वर्चस्व जो है, जो वहां सिर्फ खस आर्यों का ही है, 30% लोगों का। जी हाँ, फैक्ट्री उनकी, पूरा का नौकरी पूरा उनकी, उन्हीं लोगों होटल, का, सारा संसाधन उनके पास है। सब चीज उसी का पास है। और भ्रष्टाचारी भी, और ये आंदोलन भी उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। भ्रष्टाचार इन लोगों ने इस जरिए किया कि पहले मोनार्की सिस्टम था। हम्म। तो एक ही जगह गुहार लगाना पड़ता था। और उस समय वर्ण व्यवस्था कस के था। तो इन लोगों ने, क्या हुआ कि नेपाल में आंदोलन चला, हम्म। राजा को हटाया गया।
यहाँ लोकतंत्र आया। तो लोकतंत्र में क्या हुआ कि पहले तो पब्लिक को मालूम नहीं था कि इन लोगों ने अपने लिए कर रहा है। हम्म। आंदोलन में तो सभी का सभी गया, जनता तो मारा गया सबका, हम्म। मगर जब शासन प्रशासन का जो अवस्था आया तो हम्म। चुनाव जीत करके इन्हीं लोगों ने हर जगह कब्जा करके और भ्रष्टाचार और अभी आसान अभी तरीका जो से कर रहा कार्यकारी, है। अभी तक 13 प्रधानमंत्री हैं, उसमें 10 ब्राह्मण और 3 वहां के क्षेत्रीय हुए हैं। अभी जो राष्ट्र हाँ जी, हाँ प्रधान जी। अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है वो भी ब्राह्मण समाज से हैं। अंतरिम प्रधानमंत्री जेनजी ग्रुप जो है निर्णय किया है, वो क्षेत्रीय समाज से है। हम्म। जैसे कि इंडिया में राजपूत कहते हैं, हम्म। नेपाल में क्षेत्रीय कहा गया है, लेकिन पहाड़ी समाज से है ये भी। तो पहले चीफ जस्टिस रह चुके हैं ये, सुशीला कार्की है इनका नाम। तो इन लोगों ने, जेनजी ग्रुप का युवा लोगों ने हम्म। उनका जो है वोटिंग करके उनको चुन लिया है। जेनजी ग्रुप में भी सवर्णों का ही दबदबा है। पूरा का पूरा मतलब आंदोलन में तो सबका सब आए थे। हमारे मधेसी समाज के भी थे आंदोलन में, हम्म। आदिवासी जनजाति भी थे, दलित भी थे, सबका सब थे उसमें आंदोलन में। तो ये नहीं है कि ब्राह्मण ही किया, लेकिन आंदोलन में सबका सब है। मरने वाले में ज्यादातर जो है गैर ब्राह्मण मरता है, मगर क्या है ना, उस कुर्सी पर जाने का जब अवस्था है तो ब्राह्मण क्षेत्र का कब्जा हो जाता है। यही अवस्था है नेपाल में। अच्छा, ये जो कुछ लोग जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे थे, उनको, क्योंकि वहां तो बुद्ध का देश है, बुद्ध वहां जन्म लिए थे। अब हमने आपको बताया कि ये जेनजी ग्रुप जो कुछ आधार तय किया है, उसमें भी हिंदू राष्ट्र का कहा गया है। अब बताइए कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र पहले था, अब नया संविधान बनाया गया तो डेमोक्रेसी आया, लोकतंत्र आया। हम्म। यहाँ गणतंत्र कहते हैं लोग। तो हम्म। लोकतंत्र आने के बाद भी ये ब्राह्मण क्षेत्रीय कब्जा करके बैठे हैं। और इसमें ईडी ग्रुप भी, जैसे अब आने वाले दिन में मान लीजिए जल्द से जल्द ये लोग चाहते हैं अंतरिम सरकार बना करके संविधान को संशोधन करेगा या नया संविधान बनाएगा, इन लोगों का ऊपर में डिपेंड है। लेकिन अभी जो है इन लोगों ने सुशीला कार्की जो है पूर्व चीफ जस्टिस, उनको इन लोगों ने नाम आगे बढ़ाया है, निर्णय कर चुका है। तो अभी नेपाल में राष्ट्रपति है, संविधान है, संसद अभी खारिज नहीं हुआ है। तो ये हो सकता है इन लोगों को कानूनी रूप से बाधा अड़चन हो सकता है, लेकिन इन लोगों ने क्या है कि सुशीला कार्की को नाम आगे निर्णय करके दे चुका है कि अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए कह करके। ये क्षेत्रीय समझ है। तो वहां के जो शोषित वंचित हैं, वहां के हिसाब से उनकी क्या समस्याएं हैं? शोषित जो है सदियों से शोषित रहा है और आज भी शोषित है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।